जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1 जुलाई से देश में नए कानून लागू हो जाएंगे। तो नए कानून की जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें दिल्ली पुलिस में मैं उसका हिस्सा हूँ और पुलिस ऑफिसर की जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए मैंने ये वीडियो जो लेक्चर वीडियो है तैयार कर रहा हूँ। अब तक 5 लेक्चर वीडियो डाले हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, आर के दिल से दिलों तक पे। पहला वीडियो जो है वो प्रोटेक्शन, डबल लेयर प्रोटेक्शन जो पब्लिक सर्वेंट को मिला है उस पे है न्यू कानून में। दूसरा वीडियो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियोग्राफी ऑफ सीन ऑफ क्राइम एंड सीजर की जो है उसके ऊपर है। तीसरा डिजिटल एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है, हैश वैल्यू वगैरह की बात करी है। चौथा FIR, 0 FIR और इंक्वायरी के बारे में जो खास बात नहीं चेंजेज आई है उसकी बात करी है। पाँचवा NCR, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट और अरेस्ट की जो प्रोविज़न है उस पर बात करी है। ये छठी वीडियो मैं आप लोग के लिए जो लेके आ रहा हूँ, इसमें सबसे पहले सम्मन सर्व करने का तरीका किस तरीके से होगा, डिजिटली भी आप सम्मन सर्व कर सकते हैं और जो थोड़े बहुत चेंजेज है वो बताऊंगा। दूसरा PC रिमांड, जो पुलिस कस्टडी रिमांड लेते हैं उसमें जो पुलिस के फ़ायदे की बात करी गई है उसकी बात करूंगा। तीसरा 161 का स्टेटमेंट और 164 की स्टेटमेंट की बात करूंगा जो अब 180 और 183 हो गया है। और फाइनल रिपोर्ट जो 193 अब हो गई है, पहले 173 धारा हुआ करती थी उसकी बात करूंगा। और एक नई धारा जोड़ी है 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें कि PO ट्रायल यानी PO के इन अब्सेंस में भी ट्रायल होगी, उसकी बात करी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले सम्मन की बात करता हूँ। धारा 63 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले 61 CRPC हुआ करती थी, उसको देखेंगे तो उसमें अब यह है कि सम्मन अब नॉट ओनली सिर्फ जो कागज़ी फॉर्म में नहीं होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में भी होगा और साथ साथ ये जैसे मेल पे इस तरीके से सम्मन भेजने की व्यवस्था की गई है, इसमें प्रोविज़न बनाया गया है। दूसरा सम्मन सर्व कराने के ऊपर है। धारा 64 में कहता है कि जो सम्मन सर्व कराना है उसमें पहले हम फिजिकली सम्मन सर्व कराया करते थे, दूसरा उसके घर में जाके कोई उसके घर के मेल मेंबर को करते थे। तो अब मेल मेंबर वाली जो बात है उसमें एडल्ट मेंबर की बात करते हैं, यानी कि अब कोई महिला भी उसके घर के सदस्य हैं तो उनसे भी हम सम्मन सर्व करा सकते हैं। लेकिन उसमें बात लिखी गई है कि नौकर उसमें शामिल नहीं होगा। अगर आप विटनेस का सम्मन करा रहे हैं और वो बंदा घर पे नहीं है तो आपको सर्वेंट, धारा 67 में कहता है कि घर के एडल्ट मेंबर को करना है। घर में अगर सर्वेंट है तो उसको उस श्रेणी में नहीं रखा गया है। रजिस्टर्ड पोस्ट से भी प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के साथ सम्मन सर्व हो सकता है। और रजिस्टर्ड पोस्ट में अगर डाकिया वापस कर देता है, एड्रेस करेक्ट नहीं है वगैरह, तो उसकी रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट होगी, दोबारा से कोर्ट उसमें सम्मन फ्रेश दिएगा। और एक बात और है कि अगर आप सम्मन सर्व कराने जाते हैं और उस बंदे का वही एड्रेस है और वो बंदा वहाँ पे है नहीं, तो फिर आप रहता नहीं है, जगह छोड़ के जा चुका है, कोई एड्रेस नहीं है, तो आप वहाँ पे उसको चस्पा करके यानी चिपका करके सम्मन को और फ़ोटो खींच के सर्विस रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, जिसमें कि कोर्ट इसको कंसीडर करने के बाद फ्रेश सम्मन भी इशू कर सकती है। ये तो सम्मन सर्व कराने की बात है। दूसरा जो बात आई है सम्मन सर्व कराने की, जो नई बात है डिजिटली, यानी अब व्हाट्सएप पे, ईमेल आईडी पे भी सम्मन सर्व कराया जा सकता है। तो उसकी जो व्हाट्सएप पे रिपोर्ट देंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले करके जो सर्विंग ऑफिसर है वो उस पर अपना रिपोर्ट दे देगा। पहले
व्हाट्सएप पे सर्व कराने पे कोर्ट उसको नहीं सही प्रोसीजर नहीं मानती थी और पुलिस अफसर के खिलाफ एक्शन लेने की बात करती थी। ये सारी चीज़ों में जो ख़ास बात है वो ये है कि उस नंबर पे या उस ईमेल आईडी पे जो कि कोर्ट में और थाने में मेंटेन होगा उस पर भेजा जाएगा। तो कोर्ट और थाने में जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो कहाँ से होगा, वो जो हम फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फाइनल रिपोर्ट में तमाम विटनेसेस की जो लिस्ट में नाम लिखते हैं, कंप्लेनेंट का जहाँ नाम लिखते हैं, जहाँ एक्यूज्ड के नाम लिखते हैं, उसकी तमाम डिटेल डालनी होगी। व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल दूसरा कोई नंबर है वो, ईमेल आईडी वगैरह तमाम डिटेल रखनी होगी। और अगर कभी वो बंदा चेंज करता है अपना पार्टिकुलर्स तो वो उसकी जिम्मेवारी होगी कि पार्टिकुलर्स को थाने और कोर्ट की रिकॉर्ड में चेक कराए। तो ये तो बात सम्मन की हो गई दोस्तों, ये सम्मन कैसे सरकाएंगे। अब छोटी सी बात करता हूँ पीसी रिमांड की। पीसी रिमांड में एक बड़ा चेंज लाया है। पहले क्या होता था, एक्यूज्ड अरेस्ट किया, उसको टीआईपी करानी होती थी, 6-7 दिन टीआईपी में निकल जाती थी, मफल्ड फेस में उसको हम भेजते थे, उस दौरान हम पीसी ले नहीं पाते थे। फिर जल्दीबाजी में हमें 15 दिन के अंदर ही चूँकि लेना होता था उसकी पीसी, तो जल्दीबाजी में हमें 6-7 दिन का ही टाइम बचता था। तो 6-7 दिन में जो भी जल्दीबाजी में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता था। तो इस बात को रखा गया था कमेटी के सामने। कमेटी ने इसको कंसीडर करते हुए जिस मुकदमे के अंदर मैंने यानी कि 7 साल तक की जिसमें सज़ा है, 7 साल से जो ऊपर है उसकी नहीं, जो 7 साल तक की जिसमें सज़ा है उसमें 60 दिन में हम चार्जशीट फाइल करते हैं। तो उस मुकदमे के अंदर में अब जो पीसी लेना होगा एक्यूज्ड का, तो 40 दिन तक का आपके पास टाइम है। 40 डेज़ तक में आप पीसी ले सकते हैं। और जिसमें 10 साल और 10 साल के ऊपर की सज़ा है वो उसमें 90 डेज़ में चार्जशीट फाइल करनी होती है। तो उसमें आप अब 60 दिन तक आप पीसी ले सकते हैं। 60 दिन तक जब पीसी की बात है कि 60 दिन के अंदर अंदर लेना है, पर पीसी जो मिलेगा 15 दिन का ही मिलेगा, ये बात दिमाग में रख लीजिए। तो ये इसके बारे में बात करी है कि पीसी रिमांड की जो बात है वो धारा 167 पहले हुआ करती थी, अब धारा 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। तो धारा नोट कर लें। कोई डिटेल अगर पढ़ना चाहता हो तो नए कानून की किताब में डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। अब एक बात फाइनल रिपोर्ट की करते हैं दोस्तों कि फाइनल रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। धारा 173 धारा 193 में परिवर्तित हो गया है। और धारा 193 में जो कहता है कि जो पहले डॉक्यूमेंट्स थे लगाने फाइनल रिपोर्ट के साथ, उसके साथ एक पॉइंट नंबर आई के अंदर में अगर आप देखेंगे 193 के पॉइंट नंबर आई, पहले भी मैंने जिक्र किया है वीडियो में कि द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सीक्वेंस ऑफ कस्टडी की बात करता है। तो इसके बारे में मैंने जो तीसरा वीडियो है डिजिटल एविडेंस की, उसके बारे में मैंने डिटेल में बोला है कि चेन ऑफ सीक्वेंस मेमो बनेगा स्टीचर मेमो के साथ साथ डिजिटल मेमो का। इसलिए कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाएगी अगर उसमें कोई छेड़छाड़ होती है तो ये बात ध्यान रखने की है। बाकी ये वाली बात जो वीडियोग्राफी मौके की होगी उसको फाइनल रिपोर्ट में नहीं लगाना है, क्योंकि वो प्रोसीजरल है। ये बात 193 की पॉइंट 3 में देखेंगे तो उस बात में लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा है कि वो वीडियो लगाना है। इसका मतलब ये बात यहाँ से निकल के आई है। और इसमें जो ख़ास बात और दी है दोस्तों पॉइंट 193 का 2 में कि अगर इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं किसी केस का तो विदिन द पीरियड ऑफ 90 डेज आपको कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट जो है उसको मुकदमे की प्रगति की सूचना देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये कानून का वायलेशन माना जाएगा। पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन सबसेक्शन 7 द पुलिस ऑफिसर investigating the case shall also submit such number of copies to the police report along with the documents duly served
यानी अब आप चार्जशीट अगर फाइल कर रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, तो एक्यूज़्ड की कॉपी, जितने एक्यूज़्ड हैं उतने सेट की कॉपी लगाएंगे। साथ साथ आप एक पुलिस फाइल की कॉपी अपने पुलिस फाइल में जो फाइनल रिपोर्ट की कॉपी है वो ज़रूर लगाएं। तो ये पॉइंट नंबर 8 कहता है कि कॉपी लगा के रखेंगे। जो पहले धारा 207 CRPC हुआ करती थी कॉपी सप्लाई वाला, उसमें भी कहा है अगर आगे प्रोसीजर पढ़ेंगे तो जल्दी से जल्दी देना है, यानी कि विदिन 14 डेज सप्लाई करने की बात करते हैं। लेकिन जो ये धारा है कि कॉपी लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर बात करें तो धारा 193.9, यानी अब ख़ास बात जो ध्यान देने की है दोस्तों कि अब आपने चार्जशीट फाइल कर दी और उसमें लिख दिया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और थ्रू सप्लीमेंट्री चार्जशीट हम फाइल करेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी कंक्लूजन होगा। तो वो 90 डेज़ का पीरियड है, आपको 90 डेज़ के अंदर में आपको इसको कंप्लीट करना है। अगर आप 90 डेज़ के अंदर में नहीं करते हैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, तो आपको दोबारा से कोर्ट में जाके एप्लीकेशन वो 90 डेज़ लैप्स होने से पहले लेनी होगी कि इन्वेस्टिगेशन 90 डेज़ में कंप्लीट नहीं हो पाई है। फर्दर कोर्ट जितना टाइम एक्सटेंड करे उसी प्रकार आपको बारी बारी से टाइम एक्सटेंड कराना होगा। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि कब तक, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं FSL रिजल्ट 2 साल 3 साल में आती है, वो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ही हिस्सा है और वो फाइल करना होता है। तो अगर किसी में FSL रिजल्ट पेंडिंग है तो हर 3 महीने पे आपको एक्सटेंड करना होगा जब तक FSL रिजल्ट नहीं आती है। और सप्लीमेंट्री जो है आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसको रख के नहीं बैठे, उसमें केस डायरीज बीच बीच में लिखते रहें। इवन इफ़ कि अगर वो FSL में भी पेंडिंग है तो DO लेटर भेजा, प्रायोरिटी लेटर भेजा, उस समय आप केस डायरी लिखते रहें ताकि आपका वो कोर्ट जब आपको प्रीयूज करे आपकी केस डायरी टाइम एक्सटेंड करते वक्त, तो देखे कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन किया है या चुपचाप रख के बैठ गए, क्योंकि अब कोर्ट की प्रेरोगेटिव हो गई कि आपको वो एक्सटेंड करे या ना करे टाइम को। दोस्तों, ये जो नए प्रोविजंस में हैं, बाकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हैं। तो अब मैं एक छोटी छोटी जनरल बातें कर लूँ आपसे, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत है लोगों को कि जब ये नया कानून 1 जुलाई से लागू होगा दोस्तों, तो उसके पहले जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे IPC के अंदर में, उस CRPC से ही गवर्न होगी और CRPC का प्रोसीजर ही लागू होगा उसके ऊपर। बाद में कोर्ट अगर क्या अडॉप्ट करती है डिवाइस जल्दीबाजी, क्या जो इसमें लिखा है कि भाई जल्दी से कंक्लूड होगा, नए जो कानून है उसके ऊपर में लिखा है, तो ये वाली बात हो सकती है। लेकिन आप जो पुराने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पुरानी सप्लीमेंट्री आपने दाखिल करनी है, तो सारा प्रोसीजर पुराना आपका चलेगा। और अगर ये भी कन्फ्यूजन है लोगों को कि कोई पहले का कंप्लेंट है, मतलब जून का कंप्लेंट है, अगर जुलाई में मुकदमा दर्ज करेंगे तो कौन से उसमें करेंगे, तो भाई मॉड्यूल में आपके IPC रहेगी नहीं, आपको मॉड्यूल जो आपका कंप्यूटर मॉड्यूल है जिसमें FIR लॉन्च होती है, NCR भी उसमें मूल चूल परिवर्तन करेगी और सिर्फ BNS में ही मुकदमा दर्ज होगा। तो ये कन्फ्यूज़न न रखें, आपको मन में क्लैरिटी आनी चाहिए। अब जो एक बात करी है दोस्तों आखिरी इस वीडियो के लिए है कि PO ट्रायल इन एब्सेंशिया PO ट्रायल की बात कर रहा है। यानी पहले PO अगर कोई चार्जशीट हम दाखिल करते थे और उसके अंदर में अगर एक ही एक्यूज्ड है और वो PO है तो वो RR हो जाती थी, यानी कि रिकॉर्ड में कोट कर देती थी कि जब अरेस्ट होगा PO तो इसका ट्रायल चलेगा। लेकिन नए कानून के अंदर में लिखा है कि इन एब्सेंशिया ट्रायल होगी और ट्रायल इसके अंदर में प्रॉपर तरीके से उसी हिसाब से होगी जैसे कि ये माना जाएगा कि वो एक्यूज्ड कोर्ट के अंदर मौजूद है और ट्रायल होने के बाद उसको सज़ा भी प्रॉपर सुनाई जाएगी। अगर वो बीच में अपीयर हो जाता है यानी सरेंडर कर देता है, इसमें सिर्फ सरेंडर है, अगर PO के खिलाफ़ कोई ट्रायल चल रही है तो सरेंडर करेगा, जमानत की अधिकार उसको नहीं है, वो सरेंडर करने के बाद ही वो जमानत का कोई एप्लीकेशन मूव कर सकता है। सरेंडर करेगा, सरेंडर करने के बाद जितना ट्रायल हो चुका है उस ट्रायल के अंदर में पीछे जो उसने एविडेंस हुए हैं उसको भी लीड करने का उसको उसमें डिफेंस काउंसिल उसका अगर होगा तो उसमें क्वेश्चन कर सकता है, क्रॉस कर सकता है और बाकी के ट्रायल में वो हिस्सा ले सकता है। और अगर वो पूरी प्रक्रिया के अंदर में नहीं आता है
तो कोर्ट उसको सज़ा सुनाएगी, और सज़ा सुनाने के बाद अगर वो 3 साल तक सज़ा का अपील नहीं करता है, सज़ा का अपील भी करने के लिए उसको सरेंडर करना होगा, सज़ा का अपील नहीं करता है तो वो सज़ा उसकी कन्फर्म मानी जाएगी। तो ये पीओ ट्रायल का एक क्लियर कट धारा 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नई धारा डाली गई है। और दोस्तों इसके जो पीछे संदर्भ है ये कि विदेशों में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ ट्रायल होती नहीं थी, दोषी साबित नहीं होते थे। जब उस कंट्री से हम एक्सट्रेडिशन की बात करते थे उनको, तो वो लोग कहते थे आपके यहाँ दोषी तो करार हुआ नहीं, तो इसको कैसे हम वापस भेजें। तो एक तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कही गए दोस्तों। और दूसरा एक और धारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 86, जो कि जैसे 82 था दोस्तों, वो 84 हो गया, 83 जो था 85 हो गया, और उसके बदले उसके बाद एक नया धारा 86 आया है। इसमें है कि कोई विदेश में अगर कोई एक्यूज्ड है जिसकी पीओ प्रक्रिया चल रही है और उसका कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको अटैचमेंट के लिए कोर्ट वारंट इशू करेगी। और वो चैप्टर 8 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो LR प्रोसीडिंग वाला है चैप्टर, वहाँ से उस प्रक्रिया के आधार पे वो उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट करने का उसमें प्रॉपर प्रोविज़न दिया हुआ है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी लाभदायक वीडियो है, आप लोग ज़रूर सुने। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर एक ही है, 9871009070। उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। अगर मुझे पता नहीं होगा तो कानून एक्सपर्ट से पूछ के आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ कर के और आप लोगों को पढ़ाते हुए ही बहुत कुछ सीखा है, और वो पुलिस वालों के लिए जो फ़ायदेमंद है आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वालों को ये मेरी 6ठी लेक्चर और इसके पहले 5 लेक्चर वो भी भेजें। इसके अलावा 3-4 लेक्चर और मैं डालूँगा, जिससे कि तमाम तीनों बदले हुए कानून पुलिस ऑफिसर से संबंधित मैं कवर कर सकूं। मेरा प्रयास है कि मेरे पुलिस भाई किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न में न रहें और कॉन्फिडेंट होकर अपने काम को जैसे पहले कर रहे थे आगे भी करें और कोई कानूनी गलती न करें। किताबें मार्केट में आ गई हैं, ज़रूर खरीदें, जो पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़ें। और मैं इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर साहिबान से अनुरोध करूंगा कि वो तो जो प्रोविज़न मैं रेफ़र कर रहा हूं उनको अवश्य पढ़ें। दोस्तों अगले वीडियो के लिए का इंतज़ार करें, जल्दी ही डालूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।